वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 2 है पीपल एज रिसोर्स। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट पीपल एज रिसोर्स। जो पीपल हैं, जो लोग हैं, एज अ रिसोर्स वो कब बनते हैं, क्या समझते हो आप उनके बारे में। चिल्ड्रन आपके सामने दो इमेजेस हैं, इमेज नंबर 1 और इमेज नंबर 2। इमेज नंबर 1 में आप देखोगे सारे ऐसे लोग हैं जो कोई ना कोई काम धंधा करते हैं और पैसा कमाते हैं। जैसे एक लॉयर है, वकील है, पुलिस वाला है, एक डॉक्टर है, इलाज करता है, एक टीचर है, वो बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, जब ये कुछ पैसा कमाएंगे उससे इनका घर तो चलेगा ही, हमारे देश की जो इनकम है, हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो भी आगे बढ़ेगी। लेकिन दूसरे फिगर में आपको एक भिखारी दिखाई दे रही है, इसका काम ना कोई काम धंधा करना है, बस केवल लोगों से पैसे मांगना है। तो अगर मैं पूछूं हमारे देश के लिए अच्छा काम कौन कर रहा है, तो आप कहोगे सर इमेजेस 1 में जो है। तो जो इमेज 1 वाले लोग हैं ये ही हमारे कंट्री के लिए जो लोग हैं, ये ही हमारे रिसोर्स हैं। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे, पीपल हु वर्क एंड मेक मनी बाय देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज। ऐसे लोग जो कुछ काम करते हैं और कुछ पैसा कमाते हैं, क्या करके, अपने स्किल्स का यूज करके, अपनी एबिलिटीज का यूज करके, उनको कहते हैं पीपल एज रिसोर्स। और इसके एग्जांपल में आप लिख दोगे डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ इज ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। जो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो दूसरे रिसोर्सेज से, जैसे लैंड वगैरह से अलग कैसे है। चिल्ड्रन इसको भी इमेज से समझो, एक तरफ आपको लैंड यानी जमीन दिखाई दे रही है, एक तरफ आपको इंसान दिखाई दे रहा है। यार ये बताओ, क्या जमीन में अपने आप फसल उग जाएगी? अरे नहीं सर, अपने आप कैसे उग जाएगी जब तक उसमें कोई इंसान काम नहीं करेगा, उसकी मिट्टी पे काम नहीं करेगा, बीज नहीं डालेगा। तो एक तो ये चीज ह्यूमन रिसोर्स को अलग बनाती है लैंड रिसोर्सेज और अदर रिसोर्सेज से, कि जो दूसरे रिसोर्सेज हैं वो एज इट इज पड़े रहेंगे, ठीक है, जब तक कि उनमें इंसान कोई काम नहीं करेगा। दूसरा आप ये देखो, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो डेवलप कर सकता है। एक छोटा सा बच्चा आगे चल के डॉक्टर बन जाएगा, लाखों लोगों का इलाज करेगा, टीचर बन जाएगा, लाखों लोगों को पढ़ाएगा। तो आंसर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। एक तरफ लिख लेंगे ह्यूमन रिसोर्स और एक तरफ लिख लेंगे अदर रिसोर्सेस। सॉरी, यहाँ पे आप लिख दो अदर रिसोर्सेस और यहाँ पे आप लिख दो ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, बस ये थोड़ा उल्टा हो गया, देख लेना। अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड आर फिक्स्ड, जैसे जमीन वगैरह है ये अपनी जगह पे फिक्स्ड है, जहां है वहीं रहेगी। ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी डेवलप, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किया जा सकता है। देख रहे हो, एक छोटा बच्चा था, उसको अगर पढ़ाई अच्छे से करवाई जाए, उसको एजुकेशन दिलवाई जाए, तो वो आगे चल के डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, कुछ भी वो बन सकता है। नंबर 2, अदर रिसोर्सेज आर डिपेंडेंट ऑन ह्यूमंस। अभी हमने देखा था जैसे कि ये जो अदर रिसोर्सेज है, ये लैंड है, ये ह्यूमंस पे डिपेंड करती है। अगर ह्यूमन आके इसमें काम नहीं करेंगे तो इसमें फसल नहीं उगेगी। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं ह्यूमन रिसोर्सेज की, ह्यूमंस कैन यूज अदर रिसोर्सेज। जो इंसान है वो दूसरे रिसोर्सेज का भी यूज कर सकता है। व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्म। एजुकेशन का क्या यूज है, क्या रोल है। कैपिटल का मतलब होता है पैसा कमाने में। भाई आप दो लोगों को देख रहे हो, पहला इंसान ये और दूसरा इंसान ये। एक इंसान ये है जो भाई साहब कुछ पैसा जैसा नहीं कमा रहा, देख रहे हो, और एक ये है कुछ काम धंधा कर रहा और पैसा कमा रहा है। अच्छा, आप देखोगे ज्यादातर जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा अच्छी नौकरी कर रहे हैं, ज्यादा अच्छा पैसा कमा रहे हैं और देश की इकोनॉमी को भी आगे लेके जा रहे हैं। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, एक चीज और समझो, जो पढ़े लिखे लोग हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो एसेट की तरह काम करते हैं। अब आप कहोगे सर एसेट क्या होता है। जैसे एक आदमी ने एक घर खरीदा और एक इंसान ने एक कार खरीदी। घर खरीदा मान के चलो 20 लाख का और कार भी खरीदी 20 लाख की। अब जो कार की वैल्यू है, एक महीने बाद कार की वैल्यू 20 लाख से 15 लाख की हो जाएगी या नहीं, कम हो जाएगी। लेकिन जो घर की वैल्यू है हमेशा बढ़ेगी। ठीक है, कार पे हमेशा खर्चा करना पड़ेगा, पेट्रोल, डीजल, सर्विस, ये वो। लेकिन अगर इसके अंदर वो किराएदार रख देता है तो हर महीने उसको पैसा मिलेगा, यानी ये खर्चा करवाएगी और ये पैसा देगा। तो ये होता है एसेट और ये होती है लायबिलिटी। एसेट मतलब जो आपको पैसा कमा के दे, जिसकी वैल्यू बढ़ रही है, और लायबिलिटी मतलब जिसकी वैल्यू घट रही है और जो आपकी जेब से पैसा और खर्चा करवा रहा है। तो ऐसे लोग क्या हैं, जो
एजुकेशन करके काम कर रहे हैं वो हमारे कंट्री के लिए एसेट है। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे, एन एजुकेटेड ह्यूमन इज एन एसेट फॉर हिज कंट्री। एक पढ़ा लिखा इंसान जो है अपने कंट्री के लिए एसेट है, वो लाइबिलिटी नहीं है, अपने कंट्री पे बोझ नहीं है। एजुकेटेड पीपल मेक अ प्रोडक्टिव सोसाइटी, और ऐसे लोग मिलके क्या बनाते हैं, प्रोडक्टिव सोसाइटी बनाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हेल्थ का क्या रोल है, मान के चलो आपके स्कूल में एक टीचर है जो बीमार रहता है और एक टीचर ऐसा है जो हमेशा फिट रहता है। आप देखोगे जो बीमार टीचर है ना तो उसका क्लास में मन लगता, वो हर दूसरे तीसरे दिन छुट्टी लेता है, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं रहता। वहीं पे जो एक्टिव टीचर है, जो हेल्दी टीचर है, वो आपको क्लास में भी एक्टिव रहता है, हंसी मजाक भी करता है, स्पोर्ट्स भी कराता है, रिवीजन भी बार बार करा रहा है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है टीचर का, अब इसको आप किसी भी फॉर्म में इमेजिन कर सकते हो। तो भैया जब तक हेल्थ है तब तक ही आप अच्छा काम कर सकते हो। आंसर देखो, इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल हेल्थ इज क्रूशियल। हेल्थ क्रूशियल है या नहीं भाई, आप क्रिकेट मैच देखते हो, जिस खिलाड़ी की हेल्थ जितनी अच्छी होगी उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी जाएगी। आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जानते हो, विराट कोहली को जानते हो, ये सब लोग कितने ज्यादा फिट हैं। अ हेल्दी पर्सन हैज अ बेटर chances of reaching his full potential and being valuable asset to the economy। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, अब विराट कोहली है, अगर ये लोग फिट ना हो, अगर ये लोग हेल्दी ना हो, तो क्या ये उस मुकाम तक पहुंच सकते थे जहां पे आज ये हैं। तो लाइन ये कह रही है कि जो हेल्दी पर्सन होता है वो अपने फुल पोटेंशियल को यूज करेगा, ठीक है, और एक वैल्यूएबल एसेट बनेगा अपनी इकोनॉमी के लिए, अपनी कंट्री के लिए। व्हाट पार्ट डज हेल्थ प्ले इन इंडिविजुअल वर्किंग लाइफ। वर्किंग लाइफ में हेल्थ का क्या रोल है। नंबर 1, हेल्दी पर्सन इज मोर प्रोडक्टिव, भाई वो ज्यादा काम कर पाएगा। नंबर 2, हेल्दी पर्सन कैन फिनिश हिज टास्क इन लेस टाइम, कम टाइम में ही वो ज्यादा काम को कर पाएगा और अपने टास्क को खत्म कर देगा। हेल्दी पर्सन डज नॉट टेक फ्रीक्वेंट लीव, और ना ही वो जल्दी जल्दी छुट्टी लेगा अपने ऑफिस से, अपने स्कूल से, जहां पे भी काम करता है, और वो बेटर रिजल्ट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज आर अंडरटेकन इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। चिल्ड्रन आपको पता है हमारे यहाँ इकोनॉमी में 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। अब ये कह रहा है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। भाई प्राइमरी एक्टिविटीज हैं जैसे एग्रीकल्चर है, डेयरी है, फिशिंग है। सेकेंडरी में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग, चाहे बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और टर्सरी सेक्टर है हमारा सर्विस सेक्टर, जो हमें बेसिकली कुछ देता नहीं है, बस सर्विस देता है। जैसे एक टीचर आया आपके घर, पढ़ा के चला गया, सर्विस दे दी उसने। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना था तो रिक्शे वाले भैया ने या टेम्पू वाले भैया ने एक जगह से दूसरी जगह तक छोड़ दिया, सर्विस दे दी। तो आंसर देखो, तो आंसर में लिखेंगे प्राइमरी सेक्टर में क्या लिख दोगे, इसमें आता है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग। एनिमल हस्बेंड्री होता है जानवरों का रख रखाव। सेकेंडरी सेक्टर में आता है मैन्युफैक्चरिंग, और टर्सरी सेक्टर में आता है जैसे सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट है, एजुकेशन है, एटसेट्रा। What is the difference between economic activities and non-economic activities? भाई जिन एक्टिविटीज को करके आपको पैसा मिले वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जिन एक्टिविटीज को करके पैसा ना मिले, जैसे घर का काम हम करते हैं, चीनी ले आए, गमले में पानी डाल दिया, पोछा लगा दिया, बर्तन धो दिए, इनसे पैसा नहीं मिलता, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। आंसर कैसे लिखेंगे, पहले एक हेडिंग डालो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, द एक्टिविटीज थ्रू विच अ पर्सन अर्न मनी, जिनके थ्रू पैसा मिलेगा वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे दिस इनकम एड्स वैल्यू इन नेशनल इनकम, और हमारे देश की इनकम में भी ये वैल्यू ऐड करती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, द एक्टिविटीज थ्रू विच अ पर्सन डज नॉट अर्न मनी, जिसके थ्रू पैसा तो कुछ नहीं मिलता। जैसे एग्जाम्पल लिख दोगे, डूइंग डोमेस्टिक चोर्स, घर के काम करना। गाइज अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज यार लाइक कर देना, आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर विमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क। क्वेश्चन कह रहा है कि जो विमेन है उनको कम सैलरी क्यों मिलती है, कम पैसा क्यों मिलता है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको गूगल की एक रिपोर्ट दिखाता हूं। अगर आप गूगल करोगे तो देखोगे जो विमेन की जो लिटरेसी रेट है इंडिया में वो 77% है, और जो मैन की लिटरेसी रेट है वो 85% है। तो यानी कि ज्यादा पढ़े लिखे कौन है, मैन, आदमी लोगों को ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हालांकि बहुत बड़ा गैप नहीं है लेकिन गैप है। अब जो आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा होगा उसके स्किल भी ज्यादा होंगे,
उसकी एबिलिटीज ज्यादा होंगी, और यही रीजन है कि मैन को हमारी सोसाइटी में ज्यादा पैसे मिलते हैं रेदर देन वुमेन। आंसर देखो, लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन इन इज लेस, इन ही आएगा, द लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन इन इंडिया इज लेस देन मैन। जो लिटरेसी रेट है इंडिया के अंदर औरतों का वो कम है आदमियों से। दिस रिजल्ट्स इन लेस स्किल्ड वुमन, और इसका असर क्या मिलता है कि जो वुमन है वो कम स्किल्ड है एज कंपेयर टू मैन, दैट इज वाई वुमेन आर पेड लो, इसीलिए उनको कम पैसे मिलते हैं। हाउ विल यू एक्सप्लेन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? बेरोजगारी। भाई कोई आदमी काम धंधे की तलाश कर रहा है, नौकरी की तलाश कर रहा है, उसका काम करने का मन है, दो पैसे कमाने का मन है, फिर भी उसको नौकरी नहीं मिल रही, तो आंसर क्या लिखोगे? Unemployment is a situation when a person who is actively looking for work is unable to find work. एक इंसान जो एक्टिवली जॉब की तलाश कर रहा है लेकिन फिर भी उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? मान के चलो एक छोटा सा खेत है, उसमें केवल 2 लोगों की जरूरत है, लेकिन घर में और लड़के वड़के और भैया भतीजे वो भी, उनके पास कोई नौकरी है नहीं, 2 आदमियों का काम है, भाई साहब 5 लोग लगे हुए हैं। अब मान के चलो इस खेत से 50,000 रुपए की आमदनी होती, ठीक है, तो वो 2 लोगों में बढ़ती तो 25-25 हजार रुपए मिल जाते बेचारों को, लेकिन अब 5 लोग उसी काम को कर रहे हैं तो कितने मिलेंगे? 10-10 हजार मिलेंगे, जबकि काम भी केवल 2 लोगों का है। तो ऐसा एम्प्लॉयमेंट जो जिसमें कम लोगों की जरूरत है फिर भी ज्यादा लोग लगे हुए हैं बेफालतू में टाइम पास करने के लिए, उसको बोला जाता है डिसगाइज। और सीजनल क्या होता है? जैसे ये अंकल क्या है, मूंगफली बेच रहे हैं, अब मूंगफली 12 महीने तो आती नहीं है, मूंगफली केवल सर्दियों में आएगी, तो जब तक मूंगफलियों का सीजन रहेगा, पीनट्स का सीजन रहेगा, तब तक तो इनका काम धंधा चल रहा है, और जैसे ही मूंगफलियों का सीजन गया इनका काम धंधा भी बंद हो गया, इसको बोलते हैं सीजनल। आंसर देखो, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन मोर पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन अ वर्क व्हिच कैन बी डन बाय लेस नंबर ऑफ पीपल। जब ज्यादा लोग किसी काम में लगे हुए हैं जिस काम को कम लोग इंसान कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो मैंने अभी आपको बताया, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन पीपल आर ओनली एबल टू फाइंड वर्क ड्यूरिंग अ सर्टेन मंथ्स ऑफ ईयर। ठीक है, जब किसी पर्टिकुलर टाइम में ही उनको काम मिले, मूंगफली बेचने वाले को केवल उसी टाइम पे काम मिलेगा जब वो मूंगफली आएगी। व्हाई इज द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट अ पेक्यूलर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया? पढ़े लिखे लोगों को भी आज की डेट में बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, ये इंडिया के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? अब भाई एक बात बताओ, एक आदमी ने पढ़ाई लिखाई की, पैसा खर्च किया, डिग्री ली, फिर भी उसको नौकरी नहीं मिल रही, तो बेचारा ये घर पे बैठा है। अब पहले तो ये एक बैठा था, फिर ये 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते भीड़ हो गई। अब मान के चलो 10 नौकरी निकलती हैं, अब 10 नौकरी के इंटरव्यू के लिए 1000 लोग पहुंचे, तो नौकरियां 10, लोग पहुंच गए 1000, तो यानी कि ये जो 990 लोग हैं ये बेचारे, अब क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगा, तो जो नौकरी पाने के लिए मतलब इनमें इस हद तक कंपटीशन बढ़ेगा कि जो नौकरी 25,000 की है ये क्या कहेंगे कि सर हमें 20,000 दे दो, सर हमें 15,000 दे दो, हम नौकरी करने के लिए तैयार हैं, मतलब कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड होता क्या है। व्हेन एजुकेटेड पीपल आर नॉट एबल टू गेट द जॉब एज देयर क्वालिफिकेशन, जब एजुकेटेड लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब ना मिले, इसको कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये पिक्यूलर प्रॉब्लम है इंडिया की, बिकॉज जॉब्स आर लेस, कैंडिडेट्स आर मोर, क्योंकि जॉब कम है और कैंडिडेट ज्यादा है। एज अ रिजल्ट कंपटीशन अकर्स, इसका रिजल्ट क्या होता है? कंपटीशन होता है, एंड पीपल गेट रेडी टू वर्क ऑन अ वेरी लेस इनकम। अभी मैंने बताया था ना, लोग कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। In which field do you think India can build the maximum employment opportunity? इंडिया किस फील्ड में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे सकता है? इंडिया कैन क्रिएट द मोस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। देखो ये जो सेक्टर है इसमें हमारा जवाब नहीं है ना, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में और इससे रिलेटेड इंडस्ट्री में हम ज्यादा से ज्यादा जॉब निकाल सकते हैं। Can you suggest some measures in the education system to mitigate the problem of educated unemployment? अब ये कह रहा है कि जो पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, क्या आप इसका कोई सॉल्यूशन दे सकते हो? सॉल्यूशन हम ये दे सकते हैं, जब बच्चा अपनी सेकेंडरी एजुकेशन करे तो करियर ओरिएंटेड पढ़ाई करे। हमारे यहाँ बच्चा आर्ट लेके बैठ गया, मैथ्स लेके बैठ गया, कॉमर्स लेके बैठ गया, उसको अपना गोल ही क्लियर नहीं है,
पहले उसको गोल क्लियर होना चाहिए कि भाई मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने ये करना है। नंबर 2, क्रिएट अ sort of screening process in which each individual selects subjects that are appropriate for his or her abilities। आपने सुना होगा डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, छोटे बच्चों पे ही क्या नाम है, इस तरह का एक टेस्ट किया जाता है, उसको देखा जाता है कि ये बच्चा यार स्पोर्ट्स के लिए बना है, ये बच्चा पढ़ाई के लिए बना है, ये बच्चा डॉक्टर अच्छा बन सकता है, ये बच्चा एनालिस्ट अच्छा बन सकता है, और फिर उसको उसी हिसाब से तैयार किया जाता है। तो अगर बच्चों का स्क्रीनिंग प्रोसेस किया जाए, उसी हिसाब से बच्चों को रेडी किया जाए सो दैट उसको जाते ही जॉब मिले। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी? मैंने बताया था इंडियन इकोनॉमी के कितने सेक्टर्स हैं, 1, 2, 3 या 4। आप चाहो तो अपने आंसर में A, B, C या D लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो देखूंगा आप में से कितने बच्चे राइट आंसर देंगे मुझे कमेंट में। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।